हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करेंगे, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। हम सभी रात दिन मेहनत करते हैं, इसलिए कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपने जीवन स्तर को मेंटेन करके रख सकें और अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकें, अपने बच्चों की देखभाल कर सकें, उनका भविष्य सुरक्षित कर सकें। हम हम में से ज़्यादातर लोग बहुत समझदार हैं। उन्होंने जो मैं बताने जा रहा हूँ, उन्होंने वो सारी व्यवस्थाएं पहले से कर रखी होंगी, मुझे विश्वास है। लेकिन फिर भी कुछ लोग शायद मेरी बात को सुनकर मोटिवेट होंगे और अपने जीवन को अच्छा करने की दिशा में कदम उठाएंगे। उनको मेरी इस वीडियो से लाभ होगा। क्या है कि हम जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल पोष कर रहे हैं। हम जब तक जीवित हैं तब तक तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कर ही पाएंगे, क्योंकि वो सब हमारी प्लानिंग में शामिल है। कभी हमने ये सोचा कि अगर हम किसी जीवन के मोड़ पर किसी वक्त हम ना रहें, क्या हमारे बच्चे उसी स्टैंडर्ड से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे? हमारा परिवार उसी स्टैंडर्ड से अपने लाइफस्टाइल से जी पाएगा? ये सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करके रखने पड़ते हैं पहले से ही। देखिए, जो समझदार लोग हैं वो अपनी पूरी इनकम कभी भी खर्च नहीं करते। उसको वो स्कैटर्ड कर लेते हैं इनकम को, कुछ घर के खर्चों के लिए, कुछ डिपॉजिट्स के लिए, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो बैंक से ज़्यादा गति से हमें उसमें लाभ मिलता है। क्या क्या करते हैं हम? बैंक में करा लेते हैं पैसे जमा, एफडी कर देते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल देते हैं। इसमें एक लिमिटेड स्पीड से पैसा बढ़ता है। कुछ लोग शेयर मार्केट में लगा देते हैं, रिस्की है लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं। आज हम शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या बैंक अकाउंट के बारे में बात नहीं करते। देखिए, जो समझदार हैं उन्होंने इतना अपना अरेंजमेंट कर लिया है म्यूचुअल फंड के जरिए, बैंक डिपॉजिट्स के जरिए, कि अगर वो आज चले जाएं तो उनके परिवार को एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा जीवन यापन के लिए। तो ठीक है, लेकिन आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, लोग उस चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं। आपके पास गलती से अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको वो स्कीमें बताए जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, तो आप उस कन्नी काट लेते हैं, अरे छोड़ो ये, क्यों कराना, इसलिए कराना। दोस्तों, वो जो आया है ना, जिसको आप बेकार समझ रहे हैं, वो आपका हितैषी है, वो आपका मित्र है। हो सकता है कि वो अपनी ड्यूटी करने आया है, उसको वही ड्यूटी मिली है, बट वो आपका सच्चा हितैषी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। मैं इशारा कर रहा हूँ बीमा योजना। मैं किसी कंपनी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मैं ये चाहता हूँ हर परिवार सुख से रहे। मेरे साथ जीवन में इस तरह की वाकया आए हैं कि लोगों ने मुझे आके सामने से आशीर्वाद दिया है कि आपने फला योजना हमें बताई थी, तो उसका आज हमें ये फायदा हुआ कि हमारा परिवार सुरक्षित है। मेरे मन को, मेरी आत्मा को बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ये इस तरह की एक वीडियो बना दी जाए, ताकि जो लोग मेरी वीडियो सुने, देखें, तो उनको भी इस चीज़ का फायदा हो जाए। दोस्तों, देखिए, सपोज हम 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। चलिए, 10 लाख मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया। आप 1 लाख रुपए महीना की बात कर लीजिए। जीवन का हम जो स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करने लग जाते हैं
कि बच्चे उसी उसमें पढ़ते हैं, घर में हम उसी तरह का स्टैंडर्ड जीते हैं, कार, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, एसी, सब स्टैंडर्ड हम उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं जितनी हमारी इनकम। लेकिन अच्छा, सबसे बड़ी बात, आजकल का जो माहौल है, बहुत सारी चीज़ें हम ईएमआईज़ पर ले लेते हैं। बहुत खतरनाक काम करते हैं अपने जीवन का हम, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा माहौल हो हम भी उसके अकॉर्डिंग जी सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब ये सोचिए कि मान लिया हमने एक घर बना लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, कार ले ली, उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है। अभी हमारी इनकम आ रही है 1-1.5 लाख रुपए महीना, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो दे रहे हैं हम इंस्टॉलमेंट। बाई चांस ये किसी मोड़ पर कोई एक्सीडेंट हो गया या अचानक कुछ जीवन के साथ ऐसी घटना घट गई कि हम नहीं रहे, संभव है ना, कोई गारंटी तो नहीं दे सकता कि हम कब तक जिएंगे, इतने साल जिएंगे, नहीं जिएंगे, ये संभव है। तो क्या करें? तो कम से कम ऐसा अरेंजमेंट हम कर लें कि ये जो सब व्यवस्थाएं चल रही हैं वो एज इट इज चलती रहें। ठीक है, परिवार में किसी व्यक्ति के जाने का दुख तो कोई नहीं पूरा कर सकता, कोई नहीं भर सकता, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, परंतु उस दुख से ज्यादा कई बार वो दुख आ जाता है जो उस व्यक्ति के जाने के बाद परिवार को उठाना पड़ता है। रिश्तेदार, यार दोस्त महीने 2 महीने 6 महीने आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको सपोर्ट करने के लिए जब तक आप खुद नहीं खड़े होंगे तब तक आपका जीवन नहीं चलेगा दोस्तों। तो मेरी ये सलाह है आपसे कि कम से कम 1 या 2 पॉलिसी ऐसी ले लें जिससे आपका स्टैंडर्ड एज इट इज मेंटेन रहे। आजकल बहुत सारी पॉलिसीज हैं, देखिए आपको मैं डिफरेंस भी समझा देता हूँ। 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक तो होता है कि टर्म इंश्योरेंस, यानी कि मान लिया आपने 1 करोड़ रुपए साल का इंश्योरेंस करा लिया और उसकी 25, 30, 40 जो भी किस्त बनी है वो दे दी साल में। वैसे इंश्योरेंस तो इसी को कहते हैं बेस्ट, मेरी नज़र में वो बेस्ट। वजह, थोड़ा सा पैसा दे के इतना बड़ा अमाउंट हम सिक्योर कर लेते हैं कि अगर हम ना रहे तो पीछे परिवार को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु दोस्तों, अब क्या है कि अच्छा नहीं लगता कि जेब से 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये जाके ख़त्म हो जाए हर साल, क्योंकि हम अगर कुछ हो गया तो चलो मिल गया परिवार को, बड़ा बहुत बढ़िया काम करके गए। लेकिन आदमी सोचता है यार मुझे कुछ हो तो रहा नहीं, मैं काम का 40-50 हज़ार रुपये दिए जा रहा हूँ। हालांकि ये समझदारी वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है ना। तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ बना रखी हैं जिसमें आपको मान लिया 1 लाख रुपए साल के देने हैं तो आपका 10 लाख रुपए का बीमा हो गया, और वो जो 1 लाख रुपए आप हर साल दे रहे हो वो एक समय के बाद 5 साल बाद, 7 साल बाद या 10 साल बाद आपको विद प्रीमियम यानी कि विद इंश्योरेंस बेनिफिट्स आपको वापस भी हो जाएंगे। और इस दौरान आपको अगर कुछ हो गया परिवार को, जो इंश्योर्ड अमाउंट है, ये मान लिया सपोज करते हैं 10 लाख रुपए, वो परिवार को मिल भी जाएंगे। तो ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान, यानी कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी और इन्वेस्टमेंट बैंक के गति से ज़्यादा आपको फल भी देगी और इंश्योरेंस भी रहेगा, आपका रिस्क भी कम है। तो ये भी आप करा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका पैसा तो आपका ही रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी को कुछ नहीं जा रहा। आप, वो उनका अपना बिजनेस है, उससे वो जैसे मर्जी इन्वेस्टमेंट करके वो जो जैसे मर्जी एडजस्ट करें, आपका पैसा सेफ है। अब आपको ऐसी पॉलिसी लेते हुए ये सोचना है कि इंश्योरेंस वाले आपके पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो स्कीम के अंदर क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपका सारा पैसा ऐसी जगह लगा देंगे जैसे शेयर मार्केट 100% रिस्क वाले वो है कि आपका पैसा एक बार जमा हुआ और मार्केट एकदम डाउन होगी तो आपने देखा कि आपका तो पैसा ही खत्म हो गया।
तो इंश्योरेंस वाले उसका एक प्रपोर्शनेट प्लान बना देते हैं कि हम आपका 60% पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे और 40% पैसा हम आपका गवर्नमेंट डिबेंचर्स में इस तरह की सिक्योरिटीज में लगाएंगे जहां से एक फिक्स इनकम आएगी। तो वो एक बैलेंस बन जाता है। ये आपको तय करना है कि आपको प्योर रिस्क वाली साइड में जाना है, क्योंकि वहां पे 25, 30, 35 इतने % पर ईयर का बेनिफिट हो सकता है जो प्योर रिस्क वाला है, और डूब गया तो डूब भी सकता है। और दूसरी जो है उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उसमें मान लिया 8-9% या 11% तक की रिटर्न आती है आपको। तो उसमें रिटर्न कम है लेकिन रिस्क आपका थोड़ा कम हो जाता है। तो ये आपको जब आपका इंश्योरेंस एजेंट आपके सामने बैठा हो, ये सारी बातें उससे आपको उससे समझनी है। समझ बूझ कर ही आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। उनकी बातों में ऐसे नहीं आना कि देखो ये पॉलिसी है, इसका ये है, ये आप पूरा समझ लें एक बार बैठ के, है ना। और समय ले लें आपस में, हस्बैंड वाइफ या जो पिता पुत्र जैसे भी भाई भाई आपस में डिस्कस भी कर लें कि भाई हम ये लेना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक है। तो लेकिन पॉलिसी ले कितनी, पॉलिसी इतने अमाउंट तक की जरूर ले लें कि कल कोई दुर्घटना घट जाए ऐसी, जो हम नहीं चाहते ऐसी घट जाए, तो परिवार को लगभग जो जिस स्टैंडर्ड में जी रहे हैं उतना अमाउंट आपका मिलता रहे, आपके पास उतना अमाउंट आता रहे। क्योंकि कुछ ऐसी मंथली प्लान्स भी होती हैं, आपको मंथली इनकम भी आ सकती है, कुछ एन्युटी प्लान्स होती हैं, कुछ स्किप होती हैं, SIP, है ना। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मेरा कहने का भावार्थ केवल इतना है, आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखिए। चाहे म्यूचुअल फंड में जाइए, चाहे इंश्योरेंस में जाइए। इंश्योरेंस में ये फायदा रहता है कि उसमें इंश्योरेंस भी रहता है। म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस नहीं रहता, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती घटती रहती है। तो म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब आप कहते हैं म्यूचुअल, हमारे पैसे सारे मार्केट में लग जाएंगे जी, हमारे पैसे डूब जाएंगे। भाई म्यूचुअल फंड लिया है ना, म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आप उसको रख लो। हर रोज मार्केट देख देख के अपना BP ऊपर नीचे मत करो, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब देखो कि मार्केट बढ़िया चल रही है, नहीं चल रही है, आप उसका वापस लेने की कोशिश करो स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी आपको उसमें बताया गया है। घबराने की बात नहीं। म्यूचुअल फंड इज नॉट ए शेयर मार्केट कि भाई आपका पैसा डूब ही गया। एक्सपर्ट लोग होते हैं, मैंने फंड्स के मैनेजर्स होते हैं बहुत अच्छे, उनको पूरी नॉलेज होती है, वो आपका पैसे को ऐसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। तो आज का मेरा यही भावार्थ है कि आप इंश्योरेंस भी कराएं, म्यूचुअल फंड्स भी लें, ताकि जो है ना आपका जीवन सुरक्षित रहे। और अभी मैं एक बहुत बड़ा खुलासा भी करूंगा, बहुत बड़ा खुलासा। एक मैं अपने नॉन में कुछ बताऊंगा। एक हमारे कोई जानने वाले थे, मेरे ख्याल 6 या 7 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, अब भी है इनकम। तो उनके फादर बीमार हो गए। अब जिसकी 6-7 लाख रुपए महीने की इनकम होगी तो वो अपने फादर का इलाज कहीं छोटी मोटी जगह नहीं कराता, बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट वही उसने किया। अच्छे हॉस्पिटलों में दिखाया, एडमिट हुए, पैसा लगता रहा, करते रहे। और ऐसा हुआ कि इतने पैसे लग गए कि जो 6-7 लाख रुपए महीना कमाने वाला, उसकी आत्मा अंदर से ऐसे कहने लगी कि भाई बस और नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि जो आजकल हॉस्पिटलों का जो स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, इनकम बेस्ड स्ट्रक्चर है, मार्केटिंग बेस्ड स्ट्रक्चर है। आप खाली उनके लिए पेशेंट नहीं है, आप उनके लिए एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, आप एक बार वहाँ जाएं तो आपसे कैसे मैक्सिमम पैसे ले लिए जाएं। सभी की बात नहीं मैं करता, लेकिन मोस्टली यही देखा गया है।
जब 6-7 लाख रुपए महीना कमाने वाला बंदा 1.5 या 2 साल में इस पोजीशन में आ जाए कि लास्ट जो हॉस्पिटल जिस उसने विजिट किया, क्योंकि पेशेंट को घर में रख के तड़पते हुए नहीं देख सकते ऐसी बीमारी, तो उसने जाके वहाँ डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ दिए कि डॉक्टर साहब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन बाप को ऐसे तड़पते हुए भी नहीं देख सकते हम। तो हॉस्पिटल ठीक था, वो अच्छा हॉस्पिटल था, तो वहाँ के डॉक्टर ने उस केस को पर्सनली लिया, उसकी बच्चे की हालत को देख के कि बेटा ऐसा करो, आप एक नर्सिंग स्टाफ रख लो कोई भी घर पे, और मैं ये ट्रीटमेंट लिख देती हूँ, तो वो वहीं पे ही सब ट्रीटमेंट चलता रहेगा, और आपको ये जो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए रोज का खर्चा ये नहीं झेलना पड़ेगा, आपको 15-20 हज़ार 10 हज़ार रुपये में रोज के खर्चे में ही आपको फर्क पड़ जाएगा। ठीक हो जाएंगे इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन आपके पिताजी का ट्रीटमेंट चलता रहेगा, तड़पेंगे नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है कि ये कहानी आम है। लोग मेडिकल इंश्योरेंस कराना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते भाई? लिखवा के लाए हो, क्या बीमार नहीं होगे? और मोटी सी बात बता दूं आपको, अगर मान लिया एवरेज आपने 8-10 साल प्रीमियम दे रहे हो, 20,000 25,000 30,000 40,000 जो भी दे रहे हो, आपने अपना जो भी आपने प्लान चुना है, और गलती से भी आप अगर एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो आपके अपने पैसे तो वसूल हो ही जाने हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी का भी बहुत सारा पैसा लगा दो। तो भाई क्यों नहीं कराते? आजकल हॉस्पिटल में एडमिट होने का मतलब है 1-2 लाख रुपए तो 1-2 दिन में ही लग जाते हैं। क्या आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो? मान लिया लाख रुपए भी आपकी इनकम है, कितना बचा रखा होगा आप? 20-30-50 लाख रुपए बचा लिए होंगे। यकीन मानो, अगर बीमारी लंबी पड़ गई तो 50 के 50 लाख रुपए निकल जाएंगे, और घर के जेवर बिक जाएंगे, और कर्जे चढ़ जाएंगे। समझदारी इसी में है कि अपने परिवार के लोगों की हेल्थ को देखते हुए एक सफिशिएंट अमाउंट का बीमा जरूर लेके रखो। सफिशिएंट अमाउंट मीन्स मिनिमम 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करा के रखो, और मैक्सिमम आप एज और अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को देखते हुए हर साल चेंज कर सकते हो। 10 का कराना है कि 20 का कराना है कि 30 का कराना है, ये आपको सोचना है। अगर आपने ये करा लिया तो अब आप समझ सकते हो क्या फायदा होगा। बाई चांस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए तो आजकल कैशलेस है, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका पेशेंट बिना इलाज के नहीं मरेगा, और आप अननेसेसरी इधर उधर से कर्ज लेकर कर्ज में नहीं डूबोगे, इलाज हो जाएगा। अब इसमें भी एक समझदारी वाली बात करनी पड़ती है कि यही नहीं कि आप सीधे बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले जाओ जहाँ 2-3 लाख रुपए आपसे 1-2 दिन में ही झाड़ लिए जाए। आप पहले ट्रीटमेंट को अपने स्तर पे ट्राई करो कि भी जैसे आप मान लीजिए किसी छोटे शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे जो अच्छा हॉस्पिटल होगा, जो अच्छे डॉक्टर है, पहले से ही आपको ये पता रहना चाहिए कि भी हॉस्पिटल कौन से अच्छे हैं, डॉक्टर कौन से अच्छे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ऑनेस्ट डॉक्टर्स ढूंढिए। वो आपको अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी ये जो डायग्नोसिस हैं, MRI और ये CT स्कैन और दुनिया भर के टेस्ट हैं, ये अननेसेसरी नहीं करवाएंगे। अब होता क्या है कि मान लिया आपने एक हॉस्पिटल में करा लिया, सारे टेस्ट करा लिए, MRI कर CT स्कैन सब करा लिया, मान लिया आप वहाँ से संतुष्ट नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओगे, वो उन टेस्टों को कुछ मानेगी नहीं, उस फाइल को एक तरफ रख देंगे, अपने टेस्ट फिर कराएंगे। जितनी बार आप हॉस्पिटल बदलोगे सारे टेस्ट आपको दोबारा कराने पड़ते हैं। आजकल करते हैं ये हो गई, क्योंकि डॉक्टर को तो देखना कि भी वहां तो दे आए भाई पैसे, मुझे भी तो कुछ दोगे। और वो डॉक्टर वहां पे जो लोग हैं जो सर्विस कर रहे हैं वो भी मजबूर हैं, क्योंकि उनको भी उस कारपोरेट स्ट्रक्चर का पार्ट बनना पड़ता है, और आपके साथ वो करना पड़ता है शायद जो उनकी आत्मा नहीं चाहती। आने वाले समय में
गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा खुद। और आज मैंने आपको इतना ही बताया है कि एक तो बीमा करा लीजिए, जीवन बीमा, चाहे उसमें आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और चाहे आप उसमें दूसरी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज वाला वो ले लीजिए। और दूसरा जो मोस्ट कंपलसरी है, मेडिकल इंश्योरेंस। हर परिवार अपनी जितनी भी उसकी ताकत है उसके अकॉर्डिंग जरूर करा के रखें। और ये टेंडेंसी ना बनाइए कि बड़े हॉस्पिटलों में भागें। आपको यार दोस्त गली मोहल्ले वाले रिश्तेदार कहेंगे अरे कहाँ इलाज करा रहे हो, अरे कुछ नहीं, आप ये देखिए कि डॉक्टर वहाँ आपको अच्छा मिल गया, ऑनेस्ट मिल गया, आप इलाज कराइए, डॉक्टर को पकड़ के उसको छोड़िए मत। आप जब इधर उधर भागते हैं तो डॉक्टर भी कहता है जाने दो, मैं अपने करता हूँ। और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होता जो ये नहीं चाहता कि मेरे इलाज से बंदा ठीक ना हो। ठीक है, लोगों ने हॉस्पिटल खोले हुए हैं, उनके खर्चे हैं, तो एक रीजनेबल अमाउंट तो देने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देना भी चाहिए और देना भी पड़ता है। तो उसके लिए आप बीमा करा के रखिए। और आपका बीमा एक ही बार में ना खत्म हो जाए, तो ऐसा भी अरेंजमेंट रखिए कि बीमा साल के लिए होता है। और ऐसा ना हो कि आपने पता चला 3-4 दिन में ही अपना जो 20 लाख रुपए का या 15 लाख रुपए का बीमा करा रखा है या जितने का भी करा रखा है, वो आपका पता चला 1 हफ्ते में खत्म हो गया, डॉक्टर कहता और पैसे लाओ। तो जरूरी नहीं कि आप वीआईपी ट्रीटमेंट में ही रहें, ट्रीटमेंट में रहिए, वीआईपी नहीं, ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप 15-20 हज़ार रुपये पर डे के कमरे में रहें, आप 2,000 के कमरे में भी रहें लेकिन ट्रीटमेंट कराएं। आप अपनी ताकत देखें यार, अगर आपको भगवान ने इतना दे रखा कि आप 1 लाख रुपये रोज का भी कमरा ले सकते हो, लीजिए, कोई इसमें वो नहीं है। हालांकि मैं इसको समझदारी तो नहीं मानता, लेकिन चलिए फिर भी अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो यू गो विद इट। लेकिन समझदारी, हर मोड़ पे समझदारी चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना। आपने देखा होगा कभी आप बीमार हो जाए तो 36 लोग आपको बताएंगे फला डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, फला डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, अरे यहाँ क्यों करा रहे हो, उस हॉस्पिटल में कराओ। यहाँ पे आपको सावधान रहना है, आपको अपना दिमाग यूज करना है, आपको अपना विवेक यूज करना है। ठीक है, आपके अच्छे स्वस्थ और अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आज इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम कुंदेश शर्मा है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। मैं आपको कोई पॉलिसी नहीं बेचने आया, कोई भी पॉलिसी नहीं बेचने आया, ना मेडिकल की ना इंश्योरेंस की। मैं आपको जागृत करना आया हूँ, बस जागृत हो जाइए जागृत, सोचिए अपने परिवार के बारे में। आपसे लोग मिलते हैं मार्केटिंग वाले, उसमें इंश्योरेंस वाले भी आते हैं, तो वो उनका काम है आना। आप उनसे मिलिए, बैठिए, बात करिए, आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो लीजिए, नहीं तो नहीं, सही, ओके। बट उनको ऐसे निगलेक्ट ना करिए कि जैसे कौन आ गया, पता नहीं कौन आपके किस भविष्य की चाबी लेके आया हो। ठीक है, इन शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।